वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एल्गोरिदम को, जो कि सजेस्टेड सिलेबस के चैप्टर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम। हालांकि ये एल्गोरिदम वर्ड आपने सुना भी होगा अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं। हम जानते हैं कि एल्गोरिदम को अगर आपको डिफाइन करना है तो वी कैन सिंपली से दैट इट इज सेट ऑफ precise, finite and sequential steps which are written to solve a problem and get the desired output। देखिए, इसके प्रीवियस सेशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो हमने देखा था कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो उसके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला ये कि आप प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड देन अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखते हैं, जिसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। और जब हमारा एल्गोरिदम डेवलप कर दिया जाता है या हम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोडिंग करके प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को फिर हम टेस्ट करके फाइनली डिप्लॉय करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सो दैट एनीवन कैन यूज दैट प्रोग्राम और वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सके। जब बात आती है हमारे एल्गोरिदम की, यहाँ पर हम वही बात कर रहे थे कि बेसिकली एल्गोरिदम जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिदम एक्चुअली। आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलप जब आप करते हैं या कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके प्रोग्राम को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उस सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिदम रेडी करते हैं। देखिए, एल्गोरिदम का सीधा सीधा पर्पस ये है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो एल्गोरिदम होती है ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं या योर ओन लैंग्वेज, बेटर ये होगा कि हम इसे कहें योर ओन लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या आपकी किसी भी प्रकार की मातृभाषा हो, आप किसी में भी एल्गोरिदम लिख सकते हैं। द थिंग इज दैट कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है या बनाना है, सो दैट उसके आधार पे आप प्रोग्राम्स बना सकें। तो एल्गोरिदम कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामर को ये समझने में हेल्प करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन से इंस्ट्रक्शन हैं और उन्हें किस तरह से किस सीक्वेंस में हमें लिखना है। साथ ही साथ जब आप किसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को, आपके एक्यूरेसी को और प्रोग्राम की इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज करता है ताकि हम सही तरीके से अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ एल्गोरिदम की एक खास बात यह भी होती है कि जो भी प्रॉब्लम है, देखिए जब आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो ऑब्वियसली आप और बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पाते हैं, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं। से फॉर एग्जांपल, यदि मैं लिखता हूं इंट x, तो ये मेरा एक कोड का पार्ट हो गया। लेकिन या फिर जैसे आप पाइथन में केवल x इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो अगर कोई से फॉर एग्जाम्पल अननोन पर्सन है तो उसके लिए हो सकता है ये समझने की एक बात हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप एल्गोरिदम को देखें और यहाँ पर हम इसका पर्पस क्लियर कर दें कि आप एक डिक्लेयर करें x एज ए वेरिएबल टू स्टोर नंबर एज व्हाट इनपुट, तो यहाँ पर हम बेहतर तरीके से क्या कर पा रहे हैं, इस x को इलेबोरेट या डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। क्योंकि एज ए प्रोग्रामर या एज ए डेवलपर या एज ए यूजर अगर आप x को देखें, यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो आपने कर दिया, लेकिन इसका पर्पस हमें क्लियरली डिफाइन नहीं। हम हो सकता है एज ए डेवलपर सिर्फ ये समझे कि ये एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर हम इसके पर्पस को भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो एल्गोरिदम के द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए उसे बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम की परिभाषा ही यही है जहां पर आप सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं एक सीक्वेंस में। तो जब आप सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं एक सीक्वेंस में तो ऑब्वियसली जो प्रोग्रामर होते हैं उन्हें उस प्रोग्राम के फ्लो को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एल्गोरिदम बनाया जाता है, या यू कह सकते हैं कि एल्गोरिदम का फायदा क्या होता है। तो इसकी बेसिस पे अब हम समझने की कोशिश करते हैं, या इसकी बेसिस पे यदि अब आप एल्गोरिदम को समझने का प्रयास करें तो नाउ यू कैन से दैट कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक प्रिसाइज, फाइनाइट और सिक्वेंशियल सेट ऑफ स्टेप्स होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लिखते हैं।
और 100% इसका पर्पस जो रहता है कि जो आउटपुट हम चाहते हैं, देखिए आपके सामने प्रॉब्लम है, अगर आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा तो जाहिर सी बात है इसका कोई एक आउटपुट भी आप प्राप्त करेंगे और ये वही आउटपुट होगा जो आप चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसका जो एल्गोरिदम आप लिखते हैं, उस एल्गोरिदम का पर्पस ही होता है कि यू कैन गेट योर डिजायर्ड आउटपुट। और एल्गोरिदम की जो एक प्रमुख बात होती है जब आप इसको डिफाइन करते हैं, तो इसकी एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है और एक डेफिनेट एंडिंग होती है। इन द सेंस जब आप कोई एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो एंड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और वो इनफाइनाइट पे चले गया और चलते ही जा रहा है। ऑब्वियसली एक बिगिनिंग है तो एंडिंग भी इसकी होगी। एल्गोरिदम की अगर आप थोड़ी और बेहतर तरीके से बात करें, एक अच्छे एल्गोरिदम की अगर आप बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं गुड एल्गोरिदम, तो गुड एल्गोरिदम में दो प्रमुख बातें होती हैं। वो ये कि इस एल्गोरिदम के आधार पे जो बनने वाले प्रोग्राम हैं वो कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ वो कितनी मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं। तो कोई भी ऐसा एल्गोरिदम जो किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए रेडी करते हैं, अगर वो कम से कम टाइम पे एग्जीक्यूट हो और कम से कम मेमोरी स्पेस ले, तो उससे बेहतर एल्गोरिदम और कोई नहीं हो सकता और उसे ही हम बेस्ट एल्गोरिदम बोलते हैं। और इसके आधार पे जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्रोग्राम, बिकॉज जहां पर टाइम कम लगे, जहां पर मेमोरी कम लगे, इसका मतलब उस प्रोग्राम की रिलायबिलिटी, उस प्रोग्राम की एक्यूरेसी और उसकी जो प्रिसाइसनेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिदम। तो फिलहाल तो मैंने सारी ही बातें आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान कवर कर दी, बट यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं जिसको देख के आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपने ध्यान पे रख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी स्टेप्स आप लिखते हैं दे ऑल शुड बी प्रेसाइज, मतलब वो सही तरीके से मेंशन किए गए हों, सही तरीके से वो डिफाइन किए गए हों। उसी तरह से जितने भी स्टेप्स आप मेंशन करते हैं ऑल शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं कि सेम स्टेप्स को आप बार बार रिपीट कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और एक और बात है कि जब आप कोई स्टेप्स लिखते हैं तो मोस्टली वो डिपेंड करता है कि क्या वो स्टेप आप इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए जनरेट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से हमारे स्टेप्स लिखे जाते हैं। साथ ही साथ फाइनाइटनेस की बात मैंने की कि अगर एक बिगिनिंग है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे वो स्टॉप भी होता है और इस दौरान उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आप मेंशन करते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप एल्गोरिदम बना रहे हैं तो एक इनपुट भी उसमें इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ उसमें आउटपुट भी होगा। क्योंकि जब आप कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेस की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इनपुट है, देन प्रोसेस है, एंड इसके बाद में इसमें एक आउटपुट वाली हम बात करते हैं। तो बिना इनपुट के तो कभी भी आउटपुट आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो कंप्यूटर का एक बेसिक आईपीओ साइकिल भी होता है। तो जब आप प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब एल्गोरिदम की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर इनपुट और आउटपुट का भी होना लाजमी है। तो इस प्रकार से हम ये एक अच्छे एल्गोरिदम को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि यदि आप एक एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप कैसे लिखेंगे। लेकिन उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी एल्गोरिदम को लिखते हैं तो उसमें कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एल्गोरिदम जो आप बना रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाने के मद्देनजर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ये देखते हैं कि क्या एल्गोरिदम जो आप बना रहे हैं उसमें जो इनपुट आपके लिए दिया जा रहा है वो किस तरह का है, कितने इनपुट्स हैं, कितनी उनकी क्वांटिटी है, वो आप पहले ध्यान देते हैं। उसके बाद जो आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं या जो एक्सप्रेशन आप उस इनपुट को लेकर सॉल्व करते हैं किसी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग का जो स्टेप्स लिखते हैं वो कंप्यूटेशन की प्रोसेस बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। एंड फाइनली उसके बाद में आप उस आउटपुट को क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। तो वापस से यहाँ पर वही बात हो रही है कि पहले आप इनपुट के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आप उसके बाद प्रोसेस के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद में हम आउटपुट के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये तो पूरी बात हुई एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम के फायदे क्या होते हैं, एल्गोरिदम बनाने के लिए कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, और एल्गोरिदम एक अच्छा कब कहलाता है, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब हम एक एग्जांपल से एल्गोरिदम को लिखने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर का एडिशन प्राप्त करना है। सो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का हम एल्गोरिदम रेडी करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि एल्गोरिदम की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं जो लिखूँ वही सही हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपके इनपुट के स्टेटमेंट्स, प्रोसेस के स्टेटमेंट और आउटपुट के स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो जब हम एडिशन ऑफ टू नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले मेंशन कर दीजिए इनपुट्स क्या है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हम टू नंबर्स को इनपुट करेंगे। अगर आप इसके प्रोसेस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एडिंग टू नंबर्स, हमको दो नंबर्स को ऐड करना होगा। इसी तरह से हम आउटपुट ले लेंगे जहां पर हम बोल देंगे टोटल शुड बी डिस्प्लेड, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं टोटल शुड बी द आउटपुट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आउटपुट चूंकि मैंने मेंशन किया तो मैं सिर्फ यहाँ पे टोटल लिखता हूं। अब जब आप इसके एल्गोरिदम को लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में आप करेंगे यहाँ पर डिक्लेयर टू वेरिएबल्स x एंड y टू एक्सेप्ट इनपुट। ऑलराइट, तो ये एक सामान्य बात हो गई एल्गोरिदम की। अब इसको डिक्लेयर करने के बाद में आप यहाँ पे, ये पहला स्टेप है, आप चाहें तो यहाँ पे स्टेप 1 लिख सकते हैं या यहाँ पर आप इसे लिख दीजिए स्टेप 1। इसके बाद आप लिखेंगे स्टेप नंबर 2 जहाँ पर आप बोलेंगे कंप्यूट, या आप यहाँ पे कैलकुलेट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x एंड y एज व्हाट x प्लस y एंड स्टोर इन से फॉर एग्जाम्पल z। ठीक है ना। तो अब आपने z पे स्टोर कर दिया और उसके बाद फाइनली आप लिख देंगे स्टेप 3 में डिस्प्ले z एज आउटपुट। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा एल्गोरिदम हुआ जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप स्टेप्स लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम। बात आती है कि जब आप एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है आपका फ्लो चार्ट और दूसरा जिसे हम जानते हैं सूडो कोड के नाम से। तो एक एक करके फ्लो चार्ट और सूडो कोड के द्वारा हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं या एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट? तो देखिए, एल्गोरिदम को विजुअली रिप्रेजेंट करना, इसे हम जानते हैं फ्लो चार्ट के नाम से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस, डायमंड्स या दूसरे शेप्स को इस्तेमाल करते हैं। उनको आपस में कनेक्ट करके हम इस स्टेप्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और एरोस के द्वारा हम उस प्रोग्राम के फ्लो को और डिफरेंट स्टेप्स के लिंक, बीच का जो लिंक होता है उसको मेंशन करते हैं। अब फ्लो चार्ट में जो शेप्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, ये मेरा पहला शेप है जिसे हम राउंडेड रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। सो दिस इज राउंडेड रेक्टेंगल जो इंडिकेट करता है स्टार्ट और एंड का। इसे हम टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है ये हमारे एल्गोरिदम में प्रोसेस को डिफाइन करता है और इसे एक्शन सिंबल के नाम से भी हम जानते हैं। इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल अपने एग्जाम के हिसाब से जरूर याद रखिएगा। ये डायमंड शेप है जिसे डिसीजन के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसे ब्रांचिंग पॉइंट भी हम कहते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा एक और रेक्टेंगल दिख रहा है जो बेंट फॉर्म में है। इसे हम इनपुट या आउटपुट के लिए प्रयोग करते हैं, या इसे डेटा सिंबल भी के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही ये जो एरोज होते हैं ऑब्वियसली ये कनेक्टर का काम करते हैं और फ्लोस को भी शो करते हैं बिटवीन डिफरेंट शेप्स। तो आइए ये जितने भी आपको मैंने शेप्स आपके साथ अभी बताए, इनको प्रयोग करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा या दो एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। वेल सपोज मैं फिर से बात करूंगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स की। वेल इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। हमने यहाँ पर इसे स्टार्ट किया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं फ्लो चार्ट बताऊँ वो बिल्कुल ही सही हो, इसमें चेंजेस बिल्कुल किए जा सकते हैं, बट एक सिंपल एक आइडिया है फ्लो चार्ट बनाने का। इसके बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट स्टेटमेंट लिखा जहाँ पर मैं सीधे सीधे लिखूंगा इनपुट ए नंबर इन से फॉर एग्जाम्पल x। यहाँ पर मैंने x लिया। इसके बाद दूसरा एक स्टेटमेंट लूंगा जहाँ पर फिर से मैं इनपुट करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट अ नंबर इन y। ये दो नंबर इनपुट करने के बाद में मुझे चूंकि इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर मैं इस तरह से रेक्टेंगल लूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा z इक्वल टू x प्लस वाई
और इसके बाद में मैं यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में हमें ये फ्लो भी बताना होगा। उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसे वापस से डिस्प्ले करने के लिए मैं कुछ इस तरह से फिर से डायग्राम रेडी करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा डिस्प्ले Z, ऑलराइट। एंड इसके बाद मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आई एम सॉरी, ये राउंडेड रेक्टेंगल आप समझेंगे इसको, और इसके बाद आप इसे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ किस तरह से हम फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मुझे लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स का प्रोग्राम रेडी करना है, आई मीन फ्लो चार्ट रेडी करना है लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में मैं दो नंबर्स इनपुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टू नंबर्स। आप चाहें तो इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, या मैं इसे सेपरेट ही लिख देता हूँ ए नंबर इन एक्स। इस एक्स को हम थोड़ा बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। ये मेरा पहला फ्लो चार्ट का हुआ। इसके बाद मैं दूसरा मैं लूंगा यहाँ पर, जहां पर फिर से मैं लिखूंगा इनपुट अ नंबर इन वाई। इसके बाद में ये y को लेने के बाद में इसे भी मैं कुछ इस तरह से क्लोज करूंगा। इसके बाद में जब x और y दोनों में हम नंबर इनपुट करेंगे, चूंकि हमें डिसीजन लेना है, तो कंडीशन के लिए हम डायमंड शेप का प्रयोग करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा इफ योर x इज ग्रेटर देन y, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू होगा तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे y इज ग्रेटर, और इसी तरह से यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं यहाँ पर एरो मार्क करके मेंशन कर दूंगा, सॉरी इट शुड बी x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज ग्रेटर। और इस तरह से मेरा ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। तो ये हुआ हमारा एक तरीका फ्लो चार्ट बनाने का। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्लो चार्ट का प्रयोग करके आप एल्गोरिदम को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एल्गोरिदम रिप्रेजेंट वे की, दैट इज सूडो कोड। तो जैसा हमने देखा कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक फ्लो चार्ट और दूसरा होता है हमारा सूडो कोड। देखिए सूडो का मतलब होता है डमी, विच इज नॉट रियल। तो जैसे आप कोडिंग के समय जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, जिसे हम कोडिंग कहते हैं, उसी प्रकार से सूडो कोड डमी कोड कहलाता है। डमी कोड का मतलब जैसे कि एल्गोरिदम बनाने के लिए एक तो आपने डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन अर्थात फ्लो चार्ट का प्रयोग किया, उसी तरह से आप अपनी ही भाषा में, देखिए सबसे नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग सूडो कोड एग्जिस्ट। मतलब जैसे मैंने एल्गोरिदम के केस में बताया कि आप किसी भी भाषा में सूडो कोड या एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि जब आप कोई एल्गोरिदम तैयार करते हैं तो उसकी बस प्रमुख बातों को आप ध्यान रखिए। इनपुट सही होना चाहिए, आउटपुट सही आना चाहिए, कंप्यूटेशन का जो स्टेप आपने लिखा वो सही होना चाहिए, और सारे स्टेप्स बिल्कुल फाइनाइट और सीक्वेंस में होने चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों कंफर्म होनी चाहिए। और उसके बाद में लैंग्वेज आप किसी भी तरह की प्रयोग कर सकते हैं। तो सूडो कोड एक प्रकार का डमी कोड होता है जिसके द्वारा हम एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर के द्वारा प्रयोग की जाती है एल्गोरिदम बनाने के लिए या एल्गोरिदम लिखने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रिक्ट सिंटैक्स या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे यदि आप पाइथन में इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और आपने कोलन देना भूल गए तो आपको ये एरर दे देगा। यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। लेकिन अगेन चूंकि हम यहाँ पे डमी कोड की बात करते हैं तो फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं सूडो कोड में वो दे शुड आल्सो बी वेरी वेरी क्लियर। नाउ ये एल्गोरिदम का एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि एग्जैक्टली आप क्या करने जा रहे हैं। एंड दूसरी बात ये रहती है कि ऑब्वियसली सूडो कोड एक डमी कोड है जो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ये ह्यूमन रीडेबल होता है, इट इज नॉट रीडेबल बाय योर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो सूडो कोड के समय आप ध्यान रखते हैं। नाउ जब आप सूडो कोड बनाते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, व्हाइल या ट्रू फॉल्स का। आइए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एडिशन ऑफ टू नंबर की ही बात की, अब हमने पहले इसका फ्लो चार्ट देखा। यदि आप सूडो कोड के द्वारा इसे बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे इनपुट, जैसे यहाँ पे मैंने बोला num1, इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट फिर से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया num2 या नंबर 2। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूट,
कंप्यूट में मैंने बोला टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2। तो आप देखिए ये और ज़्यादा प्रिसाइज हो चुका है हमारा एल्गोरिदम का रिप्रेजेंटेशन। एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, आउटपुट की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल। तो ये एक सिंपल सूडो कोड हुआ हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर का। आइए एक और सूडो कोड लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। तो अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी एक नंबर का, इट शुड बी एक्चुअली नंबर, तो सबसे पहले तो आप फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट। मैंने इनपुट क्या किया, चूंकि एक नंबर हमें डालना है तो सपोज मैंने लिया इनपुट num1। आपने num1 में एक इनपुट डाला, देन अगेन यू कैन राइट इनपुट, या आप यहाँ पे इनिशियलाइज भी लिख सकते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पे f इक्वल टू 1 कर देता हूँ क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। और चूंकि हमें काउंटर की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर i ले लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। इसके बाद में चूंकि हमने जो इनपुट किया num1, वी ऑल नो दैट कि अगर आपने 5 डाला तो इट शुड बी 5 4 3 2 1। इसका मतलब हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल के बाद में मैंने लिया से फॉर एग्जांपल num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 तक हमें लूप चलाना है। इसके बाद में मैं इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंप्यूट, या आप थोड़ा सा इसे इंडेंट भी कर सकते हैं। कंप्यूट के बाद थोड़ा सा अंदर आके मैं लिखता हूँ f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई num1। तो ये मेरा क्या होगा, फैक्टोरियल चलेगा। अब इसके बाद चूंकि हमारा जो i है जो हमने 0 किया है, हालांकि इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। हम डायरेक्ट num1 को ही यहाँ पर क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीमेंट, और यहाँ पे फिर से मैं लिख दूंगा num1, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं बाहर आके लिख दूंगा एंड वाइल। सो ये मेरा लूप क्लोज हो जाएगा जब ये num1 यहाँ पर फॉल्स होगी कंडीशन। एंड देन यहाँ पर बाहर आके मैं लिख सकता हूँ प्रिंट माई f। तो इस तरह से ये भी एक सिंपल सूडो कोड हुआ हमारा फैक्टोरियल को निकालने का। मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही स्टैंडर्ड हो। सूडो कोड को भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई लैंग्वेज की बार नहीं है। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सूडो कोड, जिसे हम डमी कोड के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमने देखा फ्लो चार्ट को, और फाइनली इन दोनों का मतलब हमने सीखा आज सेशन में एल्गोरिदम को। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में फिर से हम फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही यदि आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट करें। उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, या आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट वहां पे टाइम टू टाइम मैं आपके लिए इस तरह के रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल्स शेयर करते रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।